चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। आज दोनों क्लासेस बीएनएस की होने वाली है और अच्छी बात है कि हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। हम काफ़ी सिलेबस कवर कर पाएंगे बीएनएस का। एक बारी प्लीज़ ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज कर दीजिए जल्दी से कि ऑडिबल है एंड विजिबल है। अगर ऑडिबल है प्रॉपरली एंड विजिबल है तो जल्दी से मैसेज कीजिए, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ फिर। अ, चलिए ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि दो क्लासेस हैं आज मेरे पास। मैं दोनों क्लासेस में आपको काफ़ी कुछ कवर करवाने वाला हूँ आज। कल की क्लास में हमने क्या किया उसको फास्ट फास्ट एक बारी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करने से पहले की क्या है हमारी सक्सेस की, किस बेसिस पे हमारी सिलेक्शन होगी? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ट्राई नहीं करोगे तो मुश्किल आएगी आएगी। क्लासेस लगाना ठीक है, मैंडेटरी है, एक पाथ मिल जाता है। एमसीक्यूज ट्राई करने से पहले मुझे समझ आ रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या करना है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिना एमसीक्यूज के फिर कहानी नहीं बनने वाली, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या किया एक बारी फास्ट फास्ट रिवाइज करते हैं। सेक्शन 100 ऑनवर्ड्स हम सारा रिवाइज कर लेते हैं बीएनएस के अकॉर्डिंगली एक बारी। 100 में क्या दिया हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड। आईपीसी में कहाँ दिया होता था? 299 में। हमें वो तीन एसेंशियल्स पता है। तीन एसेंशियल्स मतलब या तो इंटेंशन टू किल होगी, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज सेकंड वाले में बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली। लाइकली का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल। तीसरे वाले में हमने क्या किया? नॉलेज। नॉलेज की मेरा जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये तीनों किया। उसकी तीनों एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद नंबर याद रख लेना। पहली एक्सप्लेनेशन किस चीज की बात करती है? जब स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है और मैं डेथ को एक्सेलरेट कर रहा हूं किसी वजह से, ठीक है। और दूसरे वाली एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर नहीं मिल पाया तो वो कोई रीजन नहीं है कल्पेबल होमिसाइड रहने वाला है। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड इन वूम वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों टिप्स पे याद रखना। फिर हमने मर्डर किया था, मतलब पढ़ा था, किया तो नहीं, मर्डर पढ़ा था हमने। कहाँ पे पढ़ा हमने मर्डर? 101 में पढ़ा, ठीक है। ये याद रखना है। और आईपीसी में कहाँ दिया होता है? 300 में। 299, 300, 100, 101 दोनों सेक्शंस याद। चार एसेंशियल्स होती है बस। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है बी और सी वाला। बी और सी में डिफरेंस क्योंकि कंफ्यूजन होती है। या तो स्पेसिफिक नॉलेज होगी बी के अकॉर्डिंगली, सी में क्या था? सफिशिएंट, यानी कि वहां पे हाईली प्रोबेबल था, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है। ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और नॉलेज वाले में तो आपको पता ही लग जाएगा कि जब बहुत ही इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर दिया, या साथ में क्या हो रहा है विदाउट एनी एक्सक्यूज वगैरह। कुछ केसेस किए थे। विरसा सिंह का केस किया हमने। विरसा सिंह के बाद हमने यहाँ पे पलानी गोंडन का केस किया हुआ है किसी के ऊपर। रेक्स वर्सेस गोविंदा का केस किया हुआ है। और धीरजय वर्सेस एम्परर वाला केस किया हुआ है। वैसे याद रख लेना। हाँ जी। नानावती चलो एक्सेप्शंस में किया हुआ है हमने। 101 की एक बारी एक्सेप्शंस याद कर लेते हैं। 5 एक्सेप्शंस है हमारे पास। पहले वाली कौन सी है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सेकंड वाली कौन सी है? प्राइवेट डिफेंस। थर्ड, पब्लिक ऑफिसर जब एक्सीड कर देता है पावर को। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, सडन फाइट। एंड फिफ्थ, डेथ बाय कंसेंट। उसमें मैंने आपको यूथनेशिया से डिफरेंस बताया था। 3 केसेस हमने लिखे यूथनेशिया में। कौन कौन से? अरुणा शॉनबॉक का केस लिखा। सेकंड, कॉमन कॉज 2018 वाली जजमेंट लिखी। फिर तीसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, हरीश राणा पूछ लिया जाएगा आपसे। फर्स्ट केस हो गया जिसमें एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। उससे पहले वाले केसेस में सिर्फ हमारे पास गाइडलाइंस थी। फिर आगे चलते हैं 102 की तरफ। 102 में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसफर, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मेलिस कहाँ दिया हुआ है? 102 में दिया हुआ है। फिर हम 103 पे आ गए। 103 में किसकी पनिशमेंट है? मर्डर की पनिशमेंट है। पहले कहाँ दी होती थी? 302 में दिया होता था। पहले 302 में दिया होता था, अभी 103 में दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। 103 का सबसेक्शन 2, वहां पे क्या दिया हुआ है? मॉब लिंचिंग पूछ लिया जाएगा। उसमें क्या चीज कवर नहीं हो रही है स्पेसिफिकली? कवर तो हो रही है, मतलब बेयर के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो वो ध्यान रखना। फिर हमने इसके बाद 104 पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है 104 भी। 104 में हमने क्या पढ़ा? 104 में हमने ये चीज पढ़ा कि, बोलिए, लाइफ क्यों नहीं हो रहा, वो किस वजह से? पहले मिट्ठू मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था। रीजन क्या था? क्योंकि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी। अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह रहे हैं? रीस्टोर हो गया बेसिकली वो, क्योंकि ऑप्शनल हो गया वो। फिर वेरी इंपॉर्टेंट 105 में 2
पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहले 304 हुआ करता था आईपीसी में, ठीक है, 2 पार्ट्स में पनिशमेंट कर दिया, इंटेंशन वाले पार्ट की ज़्यादा, नॉलेज वाले पार्ट की कम। फिर हमने कल की क्लास में ही 106 पढ़ा। 106 में क्या दिया हुआ है हमें? डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस में दो चीजें होती है, एक नेग्लिजेंस, एक रैशनेस। नेग्लिजेंस में क्या होता है? ड्यूटी टू केयर, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। और रैशनेस में क्या होता है? अवेयरनेस ऐड हो जाएगी साथ में, मेरी अवेयरनेस, और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ये रिस्क ले लेता हूं कि मैं आई विल बी एबल टू अवॉइड दी सर्कमस्टांसेस। ये चीज हमने वहां पे किया, ठीक है। बस याद रखना, जब वो ग्रेविटी और बढ़ जाएगी तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लास्ट वाले पार्ट में चले जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड के नॉलेज वाले पार्ट में चल जाएगा। जैसे कि नॉर्मल अगर हमने एक्सीडेंट कर दिया तो वो कहाँ आता है? 106 में आता होता है। बट अगर ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस है और उसमें किसी की डेथ कॉज कर दिया, वो कहाँ जाएगा? वो कल्पेबल होमिसाइड में चले जाएगा। ये हमने कल समझी सारी चीजें। फिर आपको बोला था 106 को हमने किसके साथ पढ़ना है? 125 के साथ पढ़ना होता है। 125 में हमने क्या पढ़ा था? 125 में पढ़ा, जब हम एंडेंजर कर रहे हैं लोगों की लाइफ को, हम एंडेंजर कर रहे हैं, किसी को हिट नहीं किया, हार्म नहीं किया, बस अपना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे सामने की वाले की लाइफ को डेंजरस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब है ना, कुछ खतरा क्रिएट कर रहे हैं, डेंजर क्रिएट कर रहे हैं। फिर ये 125 में पढ़ा हमने। 125 में ए और बी भी दिया हुआ है हमें आगे। ए में क्या था? हर्ट कॉज कर दिया। हमारा जो एक्ट है एंडेंजरिंग लाइफ है, सामने वाले को जान से नहीं मारा, हर्ट कॉज हो गया। बी में क्या था? ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया। और डेथ कॉज हो गई अगर हमारे रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के कारण से, फिर वो 106 था, ठीक है। और उसकी भी ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा है, जब हम ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे हैं, तब कहाँ चले गया वो? तब कल्पेबल होमिसाइड में चले गया। क्लियर हो गया ना? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर हमने कल की क्लास में ही 106 के बाद 107 और 8 भी पढ़ा। 107 किसकी? दोनों अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों अबेटमेंट की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहा है कि बच्चे की सुसाइड के लिए या फिर अनसाउंड पर्सन के लिए, और 108 बात कर रहा है किस चीज की? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जो इन जनरल बात कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या हुआ करता था आईपीसी में? 306, दोनों सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। 306, 108। असेंस क्या है इसकी? असेंस है कि मेरा कोई एक्टिव रोल होना चाहिए सामने वाले की इंटेंशन फॉर्म करने में। मियर अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं सामने वाले को, है ना, तो वो नहीं अबेटमेंट मानी जाएगी, ठीक है। अगर सामने वाला कहता है कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं मर जाऊं कहीं जाके, मैं कह रहा हूं कि बढ़िया बढ़िया सोच रहा है, तो मैंने ऐसे कह दिया, तो मेरी सिर्फ स्टेटमेंट से वो अबेटमेंट नहीं हो जाएगी, मेरा कोई एक्टिव रोल होना चाहिए, याद रखना। फिर हमने इसके बाद पढ़ा 109 एंड मतलब 110। 109 में क्या दिया हुआ है? अटेम्प्ट। और 110 में भी अटेम्प्ट है। 109 में किसका अटेम्प्ट है? मर्डर का। और 110 में किसका अटेम्प्ट है? कल्पेबल। रिवर्स हो गया, कंफ्यूज मत कर लेना वहां पे। पहले कल्पेबल होमिसाइड 100 में दिया हुआ और फिर वो 101 में मर्डर दिया हुआ है, बट यहाँ पे सिमेट्री अटेम्प्ट में रिवर्स होगी। पहले 109 में हमें मर्डर का अटेम्प्ट दिया हुआ है, फिर कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट दिया हुआ है। फिर 3 सेक्शन आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वाले, 111, 112, 113। क्या क्या दिया हुआ है 111 में? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स दिया हुआ है, नया ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। अनलॉफुल एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एक सिंडिकेट कर रहा है, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। सिंडिकेट क्या होता है? गैंग होती है, मिनिमम कितने लोग? 2 लोग होने चाहिए। अब वो एज अ सिंडिकेट का जो मेंबर भी कोई अगर कर रहा है जॉइंटली या फिर किसी के साथ मिलके कैसे में भी, या फिर सेवरली अकेले में भी वो कर रहा है, एज अ मेंबर कर रहा है, तो वहां पे कवर कर रहे हैं। वो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए थे 111 में, उसमें थेफ्ट ऑफ अ व्हीकल कवर हो रहा है, बाकी के थेफ्ट कवर नहीं हो रहे हैं, वो पेटी वाले में चले जाएगा। अनलॉफुल जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी हमने वेरी इंपॉर्टेंट कुछ एसेंशियल्स पढ़ी, मैंने कहा था वो पॉइंट्स लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है कि जो चार्जशीट है वो सबमिट हो चुकी है और साथ में उसके ऊपर कॉग्निजेंस भी लिया जा चुका है, ठीक है। और पिछले 10 साल में देखना है कि एक से ज्यादा ऑफेंसेस में ऐसा सामने वाले के साथ हो रखा है, तब माना जाएगा उसको ऑर्गेनाइज्ड में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस मतलब पैसे से रिलेटेड वाले, ठीक है। बिल्कुल, वो एग्जांपल्स भी वहां पे हमने पढ़ लिया था। फिर पेटी ऑफेंसेस हमने पढ़ा, पेटी मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में, उसमें पढ़ लिया। जो इसमें कवर नहीं हुआ था वो सारा वहां पे एग्जामिनेशन पेपर लीक हो रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? पेटी वाले में जा रहा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने 113 पढ़ा, टेररिस्ट एक्ट, है ना। और जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ा था किसके ऊपर बेस था? एम कुक का महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम वाला एक्ट, ठीक है। और फिर जो ये है 113 हम पढ़ रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये किसके ऊपर बेस्ड है?
यूएपी ये वाला जो एक्ट है उसका 15 सेक्शन हमने पढ़ा था। उसमें आपको ये चीज़ बस याद रख लेनी है, कोई भी बॉम्बिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे इंटीग्रिटी यूनिटी के ऊपर खतरा आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 113 सेक्शन नंबर टिप्स पे याद रख लेना। यहाँ तक की कहानी खत्म होते ही हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पे चले गए थे। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पे जब हम पहुंचे हैं 114 में क्या दिया हुआ है, हर्ट दिया हुआ है, जो कि 3 चीजें वहां मेंशन किया हुआ था, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। तीनों टिप्स पे याद रखनी है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। हर्ट में दोनों हर्ट इंक्लूड होते हैं, सिंपल हर्ट भी और ग्रीवियस हर्ट भी। कोई भी हर्ट अगर ग्रीवियस नहीं है, ग्रीवियस कब होगा, जब वो 8 पॉइंट्स में से आ रहा है। 8 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, 8th वाला, ग्रीवियस हर्ट की मैं बात कर रहा हूं। कहां डिफाइंड है ग्रीवियस हर्ट, 116 में, 116 में डिफाइंड है ग्रीवियस हर्ट। 8 पॉइंट्स में से लास्ट वाले में 15 दिन कर दिए गए हैं अब। यानी कि जब मैं अपनी नॉर्मल परस्यूट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं या मुझे बॉडीली पेन 15 दिन तक डिस्टर्ब कर रही है, तो उस 15, पहले कितना होता था आईपीसी में, 20 डेज होता था। टिप्स पे याद रख लेना। तो अब आपको ये समझना है कि अगर इन 8 में कवर नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो सिंपल हर्ट है। हर्ट डिफाइंड है 114 में। 115 का जो सब पार्ट फर्स्ट है, मतलब सब सेक्शन 1 है, उसमें वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट दिया हुआ है, और पनिशमेंट किसकी होती है, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की। ठीक है, और जो सब सेक्शन 2 है 115 का, उसमें पनिशमेंट दिया हुआ है। 116 में ग्रीवियस हर्ट, 117 में क्या दिया हुआ है, सबसेक्शन 1 में वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लगाया था इसमें, राम बरन मोहटन वाला केस। उस केस में उन्होंने बताया कि जब मेरी इंटेंशन और नॉलेज है सिंपल हर्ट कॉज करने की, और इन एक्चुअल में सिंपल हर्ट कॉज कर रहा हूं, तो मैं लाइबल हो जाऊंगा सिंपल हर्ट के लिए। मेरी इंटेंशन और नॉलेज किस चीज की कॉज करने की है, सपोज ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, बट मैंने एक्टेस रियाज एक्चुअल में सिंपल हर्ट कॉज किया, तो मैं सिंपल हर्ट के लिए ही लाइबल होने वाला हूं, वहां पे ग्रीवियस के लिए लाइबल नहीं हो सकता। मेरी इंटेंशन है, नॉलेज है, सपोज कीजिए सिंपल हर्ट कॉज करने की, बट एक्चुअल में मैंने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तभी भी मेरी लाइबिलिटी सिंपल हर्ट की रहने वाली है, ग्रीवियस की नहीं होगी। हाँ, मेरी इंटेंशन नॉलेज जब ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की है और मैं एक्चुअल में भी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा हूं, तभी सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबिलिटी होगी, याद रख लेना। मेरी इंटेंशन नॉलेज एक तरह का ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की थी 8 में से, बट मैंने दूसरा कर दिया, ठीक है, वो कवर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कल आपको हाईलाइट करवा दिया था। इंपॉर्टेंट क्या है, 117 का 4 वाला पार्ट, 117 4 में नया ऐड किया गया है, मॉब वायलेंस दिया हुआ है। जैसे मॉब लिंचिंग हमने पढ़ा, मर्डर की पनिशमेंट के साथ उन्होंने 102 का सबसेक्शन 2 में ऐड कर दिया, यहाँ पे सबसेक्शन 4 में मॉब वायलेंस को ऐड कर दिया, दोनों याद रख लेना। फिर इसमें ये जो दोनों मॉब लिंचिंग और ये वायलेंस है, इसमें एक केस लैंडमार्क हमने पढ़ा था, तहसीन पूना वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है, याद रख लेना। फिर उसके बाद हम कहानी शुरू की हमने 117 तक आगे। 18 में क्या था, डेंजरस वेपन वाला। फिर 19, 20, 21 वाला जितना भी वो पार्ट था, वो मान रहे हैं कि ग्रीवियस फॉर्म दिया हुआ है, याद नहीं कर रहे हैं उसको, क्रैम नहीं कर रहे हैं, उसकी ग्रेव फॉर्म दिया हुआ है वहां पे। फिर हमने उसके बाद 24 पे आ गए थे हम डायरेक्ट। 24 वेरी इंपॉर्टेंट था। 124 में क्या था, 2 पार्ट हैं, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। पहले 326A 326B हुआ करता था, एसिड अटैक की बात हो रही है। मैंने एसिड अटैक कर दिया सामने वाले को ऊपर, मतलब उसको ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर दिया, तो फिर वो 24 के 124A के 124 के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ थ्रो कर रहा हूं और अटेम्प्ट कर रहा हूं, हर्ट कॉज नहीं किया, तो वो बी वाले में आ जाएगा। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और इस एक चीज और याद रख लेना, शायद मैंने रिपीट नहीं की होगी कल वाली क्लास में, जब भी किसी को एसिड अटैक किया जाता है और उसको जो भी इंजरी वगैरह होती है, तो सामने वाले से जो भी फाइन रिकवर किया जाता है, उस बच्ची या जिसके ऊपर भी एसिड अटैक किया हुआ है, उसी के ट्रीटमेंट के लिए उस पैसे को यूज किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर 125 तो पढ़ लिया हमने, 125 तो 106 के साथ पढ़ लिया। अब आगे की कहानी देखिए। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा आज, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फास्ट, मतलब समझ आएंगी चीजें, जैसे कल भी फास्ट ही किया था हमने, कवर करना है ना आज हमें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट, दो ऑफेंसेस होते हैं। एक होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड दूसरा होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन नंबर कम चांसेस है कि आपसे पूछेगा यहाँ से इस वाले का, बट अगर पूछ लेता है तो याद इसलिए रह जाएगा कि 125 मैंने लास्ट सेक्शन वहां पे पढ़ा था 106 के साथ जो हम कर रहे थे, और 126 उसका नेक्स्ट सेक्शन है। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दो हैं यहाँ पे। एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात
नहीं, ये 127 ये इसकी पनिशमेंट की बात कर रहा है, 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात हो रही है, 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात हो रही है। दोनों कॉन्सेप्ट समझना। कन्फाइनमेंट होता है कि एक एरिया में आपको कन्फाइन कर दिया, नाउ उस एरिया से बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे। सपोज दिस इज द एरिया और आपको यहाँ कन्फाइन कर दिया, ये सरकमफ्रेंस जो है इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे रूम में बंद कर दिया तो इट मीन्स कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने क्या कर दिया, आपकी कन्फाइनमेंट कर दी वहां पे। वो मूवी देखिए ना वांटेड वाली, वांटेड में वो जो घनी भाई होता है तो उसको क्या वो शिप पे ले जाके कन्फाइन कर देते हैं, वो उस शिप से बाहर थोड़ा ना जा सकता है, एक ही एरिया में ब्लॉक कर दिया आपको, तो क्या हो गया, कन्फाइनमेंट हो गया। रिस्ट्रेंट क्या होता है, रिस्ट्रेंट का मतलब है आपको इस पर्टिकुलर एरिया में जाने नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा आप जहां मर्जी जाइए, आपका राइट है कि आप यहां जा सकते हो बट आपको यहीं जाने से रोका जा रहा है, तो इट मीन्स की रिस्ट्रेंट। अदरवाइज आप वहां जा सकते थे बट आपको वहां जाने से रोका जा रहा है, उसके बियॉन्ड आप कहीं पे भी जा सकते हो, ये क्या हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया। दोनों में से ज्यादा ग्रेव कौन सा लग रहा है आपको, कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेंट में तो बस आपको इतने से एरिया में नहीं जाने दिया ना, कन्फाइनमेंट में तो आपको बिल्कुल ही आपका जो राइट टू लाइफ लिबर्टी था वही छीन लिया एक तरह से, आप कहीं मूव ही नहीं कर पाओगे बियॉन्ड दैट लिमिट्स, तो फिर वो ज्यादा ग्रेव हुआ। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed is said wrongfully to restrain that person। यानी कि इस पर्सन का इस जगह पे जाने का राइट था, उसके पास राइट टू प्रोसीड था, बट आपने इसको यहां नहीं जाने दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रीट है, एक मिस्टर ए का घर यहाँ पे है और यहाँ कोई मिस्टर बी रहता है, इसके घर में कोई फंक्शन है, अब उसका रास्ता यही है, कोई और ट्रैक ही नहीं है वहां पे जाने का, तो इसने क्या किया, इस सड़क को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे टेंट लगा दिया, कुछ फंक्शन हो रहा है घर पे, या ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से, तो ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे लोग खड़े कर दिए कि आपको मैं यहाँ से क्रॉस नहीं करने दूंगा, तो उसका राइट है कि वो अपने घर में जाए और इसी रास्ते से तो जाएगा। हो सकता है चलो एक और रास्ता है वो वहां से चला भी जाए, बट ये वाला जो आपने रास्ता उसका ब्लॉक किया, आपने उसका रिस्ट्रेंट कर दिया, क्योंकि उसके पास लीगल राइट था वहां से क्रॉस होने का। दूसरी सिचुएशन यही तो लिखा ना यहाँ पे, वापस से पढ़िए, whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which such person has right to proceed। उसका जाने का यहाँ से राइट था, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तो यू हैव कमिटेड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। थोड़ी सी पनिशमेंट है, ज्यादा नहीं है। एक्सेप्शन देख लो पहले एक, the obstruction of private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not। मतलब मेरा घर है प्राइवेट, मुझे लगता है कि ये मेरा ही रास्ता है, मैं यहां से किसी को जाने के लिए मना कर रहा हूं, तब यहां कवर नहीं होगा। मैं गुड फेथ में कर रहा हूं ना, मेरा रास्ता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो फिर थोड़ा ना आप वहां से, आपका लीगल राइट ही नहीं है। या मुझे अगर ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पे मेरा जो ये जो रास्ता जा रहा है वो मैं इसका ओनर हूं और मैंने गुड फेथ में वो चीजें कर दिया, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी। ये इलस्ट्रेशन है, पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। आगे देखिए, whoever wrongfully restrains, ये पनिशमेंट दिया हुआ है, बस आप याद रख लेना, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है इसमें कितनी, 1 मंथ की, फाइन वगैरह और लग जाता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ, फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, याद रख लेना बस। आगे आ जाइए, फाइन नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, बस याद रखना आपसे 99% चांसेस है यहाँ पे अगर पूछेगा तो इलस्ट्रेशन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा ऑफेंस, तो आपको देखना कन्फाइनमेंट है या फिर रिस्ट्रेंट है। कन्फाइनमेंट तो होता है कि इससे बियॉन्ड नहीं जाने दे रहे। whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limits, कि इस लिमिट से बाहर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वहां पे सिर्फ कह रहा था इस पर्टिकुलर एरिया से आप नहीं जाओगे, बाकी जहां मर्जी जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि इस लिमिट से बियॉन्ड मैं आपको नहीं जाने दूंगा, तो फिर क्या हो गया, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, एज इट इज इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी, एज इट इज, ठीक है। तो टिप्स पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशंस, ठीक है। फिर ये क्या है, वैसे हम पढ़ लेते हैं इसको, कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, बट फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है वो, ये इसकी एग्रावेटेड फॉर्म हो गई, जो कन्फाइनमेंट वगैरह हम पढ़ रहे हैं ना, उसकी एग्रावेटेड फॉर्म हो गई। किस तरह से, whoever wrongfully confines any person for 3 days or more, आपने कन्फाइन तो किया किसी को 3 दिन या उससे ज्यादा कन्फाइनमेंट में रखा, तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, वो लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी हमारे पास है
कहाँ दिया हुआ है? उसके आगे के सब सेक्शंस में दिया हुआ है। फिर whoever wrongfully confines any person for 10 days or more shall be punished with imprisonment। यहाँ पे 3 दिन थे, यहाँ पे 10 दिन या उससे ज्यादा हो गया नेक्स्ट वाले में, ठीक है। फिर whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that, this is very important, this is very important, writ for the liberation of that person has been duly issued। जब किसी की लिबरेशन के लिए रिट इशू हुई है तो इट मीन्स कि दिस इज सिमिलर टू विच रिट? 5 रिट होती है ना हमारे पास, हेबियस कॉर्पस। यहाँ लिखना सिमिलर टू हेबियस कॉर्पस। और इसका आईपीसी का भी सेक्शन याद रख लेना, ये पेपर में बहुत बारी पूछा जा चुका है कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन ऐसा है जो सिमिलर टू हेबियस कॉर्पस है। 345 सेक्शन ऐसा है जो सिमिलर टू हेबियस कॉर्पस है, और इस वाले में सब सेक्शन 5 हो जाएगा। टिप्स पे याद रख लेना, सब सेक्शन 5। सिमिलर कह रहे हैं हम, एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, एग्जाम में आ रखा है प्रीलिम्स में। बाकी सब छोड़ना हुआ तो छोड़ भी देना, ये वाला पार्ट इसमें से आप स्किप नहीं करोगे। सेक्शन नंबर भी याद रखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से बस ये इसकी एग्रावेटेड फॉर्म्स है, ये एग्रावेटेड फॉर्म्स है, ये मैं स्किप करवा रहा हूँ, मैं इसीलिए पढ़ा रहा था कि ये सेक्शन आपको बता पाऊँ। हाँ, वो छोड़ दीजिए, कॉग्निजेबल वो नहीं पूछेगा आपसे, इतनी डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट ऑफेंस। तो हमने ये भी पढ़ लिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। हम ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स एक ऑफेंस होता है, याद रख लेना, असॉल्ट भी एक ऑफेंस होता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले क्रिमिनल फोर्स को जानने से पहले मुझे फोर्स पढ़ना पड़ेगा। फोर्स समझूंगा तभी क्रिमिनल फोर्स पे जाऊंगा। सेक्शन नंबर आपको याद रह जाएंगे। सबसे पहले 128 में फोर्स दिया हुआ है, 120 इसका 349 हुआ करता था, सीक्वेंस में ही है वो। फिर 129 में हमें क्रिमिनल फोर्स दिया हुआ है और 130 में हमें असॉल्ट दिया हुआ है, सीक्वेंस में है तीनों के तीनों। तो पहले हम फोर्स को समझते हैं कि क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सीसेशन ऑफ मोशन। 3 चीजों की बात कर रहा है। मोशन मतलब कोई रुका हुआ है, आपने उसको मूवमेंट में ला दिया, दिस इज मोशन। चेंज ऑफ मोशन मतलब कोई चल रहा है, आपने उसको भगा दिया, मतलब वो अब भागने लगा आपके एक्ट के कारण से, वो क्या हुआ, चेंज ऑफ मोशन। सीसेशन ऑफ मोशन, वो ऑलरेडी मूविंग में है, मूवमेंट है उसकी, चल रहा है या भाग रहा है, आपने उसको रोक दिया, तो दिस इज सीसेशन ऑफ मोशन। तीनों में क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। तीनों टिप्स पे याद रख लेना, ये पेपर में एज इट इज आपको लिखे जाते हैं, समझ गए ना। कि मतलब जब हम सामने वाले की मूवमेंट चेंज कर रहे हैं, भागते हुए को रोक दिया, चलते हुए को रोक दिया, सीसेशन ऑफ मोशन। रुके हुए को चला दिया, चलते हुए को भगा दिया, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, उसको कहते हैं फोर्स। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स, कहा जाएगा कि उसने क्या यूज कर दिया, फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज, अगर उसने दूसरे के साथ ऐसा कर दिया तो उसने फोर्स यूज कर दिया। टू दैट अदर इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सीसेशन ऑफ मोशन एज टू ब्रिंग्स द सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पर्सन अदर्स। मतलब ये जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं डायरेक्टली यहीं पे आ रहा हूँ, वही चीज लिख रहा है आगे। इसके मोड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मोड्स, कि मैं ये जो 3 चीजें हैं किस तरह से कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली उस पे आ रहा हूं। पहला मोड आपको क्या बता रहा है, वो बाय हिज ओन बॉडीली पावर, यानी कि ये बोल रहा है आपको कि डायरेक्टली, बेयर पे लिख लेना, डायरेक्टली मैंने सामने वाले को मोशन कॉज किया, चेंज ऑफ मोशन कॉज किया, सीसेशन ऑफ मोशन कॉज किया। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली मैंने अपनी पावर से ऐसा किया, मैंने किसी को धक्का दे दिया तो मैंने फोर्स यूज किया। तो मैंने इसको कैसे किया, डायरेक्टली, अपने आप से, बॉडीली पावर से जब मैं ये कर रहा हूं तो फिर मैंने डायरेक्टली किया। ये क्या है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, बट इनडायरेक्टली मैं वो चीज कर रहा हूं, कैसे, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस in such a manner that the motion or change or motion or cessation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person। मुझे अब इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक सपोज कीजिए हिमाचल प्रदेश में एक गाड़ी खड़ी हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्लोप में होती है, और आपने उसकी हैंड ब्रेक उतार दिया और वो गाड़ी क्या हो जाएगी, मूव करेगी। आपको पता है अब ये गाड़ी आगे जाएगी तो जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है वो देखेगा कि मेरी तरफ गाड़ी चलती हुई आ रही है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका चेंज ऑफ मोशन होगा, सीसेशन तो नहीं होगा, चेंज ऑफ मोशन होगा या फिर कॉजेज मोशन हो जाएगा, ये चीज तो होने वाली है। तो ये जब हो गया तो आपने क्या कर दिया, फोर्स। बट आपने अपनी बॉडीली पावर से नहीं, आपने किसी सब्सटेंस को उसकी तरफ कर दिया,
और अगर वो सब्सटेंस क्या है, एनिमल है, तो फिर वो लास्ट वाले में कवर हो रहा है। बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव, यानी कि आप किसी की तरफ कोई एनिमल छोड़ देते हो, डॉग है आपके पास, आपने बोला जा काट ले उसको, तो ये क्या कर रहे हो, बाय यूजिंग एनिमल कर रहे हो, खुद से नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या था, किसी सब्सटेंस को यूज कर रहे हो, गाड़ी वगैरह। यहाँ पे क्या किया आपने, सेकंड वाले में एनिमल को यूज किया, यहाँ पे खुद से कर रहे हो। 3 मोड्स हो गए, और तीनों में हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले के साथ मोशन चेंज कर रहे हैं, सिसेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं, या फिर मोशन क्रिएट कर रहे हैं। तीनों चीजें याद रख लेना, टिप्स पे पूछा जाता है एग्जाम में। मोड्स याद रख लेना और वो याद रख लेना। बट ये जो फोर्स है, इट इज नॉट पनिशेबल। फोर्स की कोई पनिशमेंट थोड़ा ना है। फोर्स जब ये क्रिमिनल होगी, फोर्स जब ये क्रिमिनली आप कर रहे हो, ओनली देन इट इज पनिशेबल। ये चीज याद रख लेना। तो फोर्स मैंने क्रिएट कर दिया, अब ये क्रिमिनल कब होगी वो हमें दिया हुआ है आईपीसी के 350 में और 129 में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे इलस्ट्रेशन इसकी पूछ ली जाएगी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सारी इलस्ट्रेशंस करवाना, इसमें ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। ठीक है, एक आधी करवा दूंगा आपको जो इंपॉर्टेंट वाली होगी, बट बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। और यहाँ से अगर कुछ आता है तो एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको आएगी। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, हुएवर इंटेंशनली, इंटेंशन जब हम कर रहे हैं तो मेरा मेंजरी आ गया, यूजेस फोर्स, मैं इंटेंशनली फोर्स को यूज कर रहा हूं टू एनी पर्सन, किसी पर्सन के टुवर्ड्स, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मैंने उसकी कंसेंट नहीं ली, मैं उसका मोशन चेंज कर रहा हूं या सिसेशन ऑफ मोशन एटसेट्रा कर रहा हूं, बिना उसकी कंसेंट से इंटेंशनली वो चीज कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एन ऑफेंस। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई ऑफेंस कमिट करना है। और intending by the use of such force to cause, or knowing it to be likely that by use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used। दो चीजें आ गई, जब मेरी इंटेंशन है किसी क्राइम को करने, मैंने कोई ऑफेंस करना है और मैं फोर्स यूज कर रहा हूं, मैंने कोई ऑफेंस करना है, मैं फोर्स यूज कर रहा हूं, तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, क्रिमिनल फोर्स। दूसरा, मैं ऑफेंस नहीं भी करना चाह रहा, बट मुझे नॉलेज है कि मेरे ऐसा करने से सामने वाले को इंजरी हो जाएगी। इंजरी कहां डिफाइंड है, 214 में। चार चीजें कौन सी है, इंजरी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, चारों याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए। ये 214 में हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं सामने वाले को इंजरी कॉज कर रहा हूं, फियर कॉज कर रहा हूं, एनॉयंस क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, मेरी नॉलेज है कि मेरे एक्ट से ऐसा हो सकता है, तो मेरी ये क्या बन जाएगी, क्रिमिनल फोर्स। मेरी जो फोर्स है वो क्या बन जाएगी, क्रिमिनल फोर्स। हम फ्रेंड्स में भी तो करते हैं, खड़े हुए किसी को धक्का दे दिया जानबूझ के, बट मैंने कोई ऑफेंस थोड़ा ना कमिट करना है वहां पे, या जब ये चीजें नहीं करना तो वो क्रिमिनल नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, सारी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, बी और सी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जाते हैं इसमें लास्ट वाली में, देख लो। A incites a dog to spring upon Z without Z's consent. Here, if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z, he uses criminal force to Z. उसने डॉग उसके पीछे डाल दिया, मतलब कि उसका पेट होगा, और कर नहीं देते हम डॉग को कि जो भी इशारा करते हैं, और वो उसके पीछे भाग पड़ा, और जिसके पीछे भाग रहा है वो भाग रहा है आगे आगे, डॉग पीछे पीछे। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये डॉग खुद से नहीं भाग रहा, आपने उसको कमांड दी है। तो वो मोड्स में कौन से वाले में आ जाएगा, जो एनिमल वाला था, लास्ट वाला। ठीक है, बाकी की इलस्ट्रेशन पढ़ जरूर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एज इट इज पूछी जाएगी आपसे, होमवर्क है आपका। असॉल्ट, हमने सबसे पहले 128 में क्या पढ़ा, फोर्स, 129 क्रिमिनल फोर्स, 130 असॉल्ट। आईपीसी के 349, 350, 351, वो सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, बट तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, असॉल्ट। तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब वैसे समझना, असॉल्ट का मतलब है आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। जब मैं सामने वाले को ये एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा हूं, ये पहली स्टेज है उससे, बेसिकली मैंने अभी क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं किया, यूज कर दिया तब तो क्रिमिनल फोर्स हो ही गया ना। सामने वाले को मैं ये प्रिटेंड करवा रहा हूं, उसको समझ आ रहा है कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। आप किसी को इस तरह से मारने लगे तो इट मीन्स लाठी लिया हुआ और आप मारने लगे, मारा नहीं भी, बट ये आपने क्या कर दिया, असॉल्ट कर दिया, मार दिया अगर आपने, जिससे उसका मोशन चेंज हो रहा है, क्रिमिनल फोर्स तो हो ही गया। ग्रीवियस हर्ट या सिंपल हर्ट भी हो जाएगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट हम अभी क्या समझ रहे हैं, असॉल्ट, उससे एक पहली स्टेज हो गई। क्या लिखा है देखिए, हुएवर मेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी जेस्चर और एनी प्रेपरेशन,
any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes the gesture or preparation, he who makes the, मैंने क्या किया, मैंने एक जेस्चर किया या फिर मैं कोई प्रेपरेशन कर रहा हूं. जेस्चर क्या होता है? जब मैंने किसी की तरफ इस तरह से किया, इट मीन्स कि दिस इज जेस्चर, कि मैं मारने वाला हूं. प्रेपरेशन मतलब मेरी प्रेपरेशन, मैं गन निकाली और मैं उसमें बुलेट्स भर रहा हूं, तो ये मेरी प्रेपरेशन है बेसिकली. तो ये प्रेपरेशन स्टेज हो गई, चाहे वो कह रहा है जेस्चर हो गया आपका. जब सामने वाले को ये एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है कि जिसने जेस्चर किया है या जिसने प्रेपरेशन किया है, दैट पर्सन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, कि मैं क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं आपके अगेंस्ट, की नहीं है, अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, टू दैट पर्सन इज सेड टू कमिट असॉल्ट. मैंने क्रिमिनल फोर्स नहीं भी किया तो उससे पहले मैंने असॉल्ट कमिट कर दिया. प्री स्टेज. इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट है ये जेस्चर और प्रेपरेशन. याद रखना, प्रेपरेशन अदरवाइज किसी भी ऑफेंस की पनिशेबल इन जनरल नहीं होती. किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में 4 स्टेजेस होती हैं हमारे पास. पहला होता है इंटेंशन, सबसे पहले इंटेंशन फॉर्म होती है. दूसरी स्टेज होती है प्रेपरेशन, तीसरी होती है अटेम्प्ट और चौथी होती है कमीशन. इंटेंशन जब मेरी है तो इंटेंशन नेवर पनिशेबल. मियर इंटेंशन इज नेवर पनिशेबल. खाली इंटेंशन से कुछ नहीं होता. मैंने इंटेंशनली सोचा कि मैं इस बंदे को मार दूंगा, तो वो तो मेरी इंटेंशन है ना, मैंने कुछ किया थोड़ा ना उसके लिए. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं उसको पनिश कर पाऊं, क्योंकि इंटेंशन आप अकेले प्रूव ही नहीं कर पाओगे. दूसरी स्टेज क्या है? प्रेपरेशन. मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूं बट मैंने कुछ एक्ट किया नहीं है. देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि मैं वो एक्ट करूं भी ना, मेरा कल को मन चेंज हो जाएगा. तो प्रेपरेशन इन जर्नल इज नॉट पनिशेबल. प्रेपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल बट इन जर्नल. बट एक्सेप्शंस है यहाँ पे जहां पे प्रेपरेशन पनिशेबल होती है, जैसे कि ये प्रेपरेशन हो गया असॉल्ट के केस में. डेकॉयती जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसकी जो प्रेपरेशन हो गया वो पनिशेबल होगा. प्रेपरेशन में स्टेट के ऑफेंसेस कर रहा हूं, वेजिंग वॉर वगैरह, उसके लिए मैं प्रेपरेशन कर रहा हूं, वो पनिशेबल होगा. तो इन केसेस में पनिशेबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. यहाँ पे जेस्चर कवर हो रहा है और प्रेपरेशन कवर हो रहा है. क्या चीज नहीं कवर हो रही? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड्स. वो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये एक्सप्लेनेशन में लिखा है. एक बारी नहीं, नंबर ऑफ टाइम ये पूछा जाता है आपसे. मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट. अगर मैं किसी को कह रहा हूं ना कि तू रुक, यहां पे मैं अभी तेरे को बताता हूं, मैं गाड़ी से लाठी निकाल के लाया और फिर तेरे को मैं बताता हूं, मारूंगा तुझे, तो ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ वर्ड्स हैं. खाली वर्ड से अगर मैं किसी को ऐसा कह रहा हूं, हो सकता है कोई और ऑफेंस बन जाए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह का, बट ये असॉल्ट में अभी कवर नहीं हो रहा. असॉल्ट में होने के लिए वर्ड्स खाली कुछ नहीं करेंगे, मेरे पार्ट पे जेस्चर होना चाहिए या फिर प्रेपरेशन दिखनी चाहिए. हाँ, अब यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ध्यान से देखना. बट वर्ड्स प्लस विच अ पर्सन यूजेज may give his gestures or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault. यानी कि सपोज कीजिए मेरा जो जेस्चर था और प्रेपरेशन था उसका ये मीनिंग ही नहीं बन रहा. देयर कैन बी 2 सिचुएशन कि ये मेरा जो जेस्चर है और प्रेपरेशन है. पहली सिचुएशन, इसका मीनिंग बन रहा है कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, बट मेरा जो जेस्चर है इट इज शॉर्ट ऑफ दैट, कि वो एप्रीहेंशन क्रिएट कर पाए कि मैं क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं. देखो 2 सिचुएशन होती है, मेरे हाथ में लाठी और मैं आपकी तरफ इस तरह से इशारा कर रहा हूं, इट मींस कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स. बट दूसरी सिचुएशन कि मेरा जो ये जेस्चर है इट इज शॉर्ट ऑफ दैट, कि वो सामने वाले के मन में एप्रीहेंशन क्रिएट कर दे कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स. तो फिर वो जेस्चर भी नहीं कवर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो एप्रीहेंशन क्रिएट नहीं कर रहा. लिखा था ना ऊपर उसमें कि एप्रीहेंड, तो जब एप्रीहेंशन क्रिएट नहीं कर रहा तो जेस्चर सफिशिएंट नहीं होगा. बट कई बार क्या होता है, जब मैं इस जेस्चर को, जो इनसफिशिएंट जेस्चर था, इस वर्ड के साथ प्लस करता हूं, या फिर इस प्रेपरेशन को, जो इनसफिशिएंट प्रेपरेशन है जिससे ये एप्रीहेंशन नहीं हो रही, इस वर्ड्स के साथ मैं कंबाइन करता हूं. कंबाइंड दोनों का ये मीनिंग हो जाता है कि मेरे वर्ड्स जो हैं इस जेस्चर की इनसफिशिएंसी को सफिशिएंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब आप ये एप्रीहेंड कर सकते हो, अकेले जेस्चर से नहीं कर पा रहे थे कि मैं अबाउट टू यूज हूं क्रिमिनल फोर्स. जैसे ही मैंने कुछ साथ में बोला तो इन्होंने सफिशिएंट कर दिया कि मेरे जेस्चर को अब आप पहचान पा रहे हो कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, तो फिर वो वर्ड्स के साथ बन जाएगा. अदरवाइज मियर वर्ड्स विदाउट जेस्चर वगैरह कभी भी कवर
नहीं होने वाला, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, एग्जाम्पल आप देखो ना, अगर सपोज कीजिए मैं सच में ही मैंने एक लाठी उठाई, ठीक है, मेरी कोई दुश्मनी आपसे है नहीं है, और मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, तो आपके मन में यही होगा ना कि मेरे को थोड़ा ना मारेगा ये पर्सन। जब मैं जानता नहीं पहचानता नहीं आपको, हो सकता है आपको लगे कि जो बगल में खड़ा हुआ है उसको मारने के लिए आ रहा होगा, बट जब मैंने कह दिया कि भाग सकता है तो भाग ले, नाम ले दिया आपका XYZ कि मैं तुझे मारने वाला हूं, यानी कि इससे पहले वो एप्रीहेंशन आपके माइंड में क्रिएट नहीं हुई थी, भले ही मैं आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा था लाठी लेके, आपको लगा कि मेरे को क्यों मारेगा कोई, मेरी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा ना है, तो मेरा जो जेस्चर था वो अभी इनसफिशिएंट था, बट मेरे वर्ड्स ने क्या कर दिया, मेरे वर्ड्स ने उसको कंप्लीट कर दिया। अब आपके माइंड में मेरे वर्ड्स के कारण से वो जेस्चर जो है वो ये एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। बट याद रख लेना, एग्जाम में जब लिखा हुआ है मियर वर्ड्स, इससे कंफ्यूज मत कर लेना कि हाँ वर्ड से वो हो रहा है, एप्रीहेंशन हो रही है। अगर मैं सिर्फ वर्ड ही यूज कर रहा हूं, आप खड़े और मैं कह रहा हूं कि मैं देख अभी लाठी लेके आया और तुझे मारूंगा, इट इज नॉट असॉल्ट, इट इज नॉट एन असॉल्ट, ठीक है। मेरे जेस्चर से असॉल्ट होगा या फिर मेरे प्रेपरेशन से असॉल्ट होगा, अगर वो इन इटसेल्फ सफिशिएंट है कि वो एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है, बात ही खत्म होगी। बट अगर वो इनसफिशिएंट है इन इटसेल्फ, तो हो सकता है कि वर्ड्स उसको एग्जैक्ट मीनिंग दे दे जो आपके मन में एप्रीहेंशन क्रिएट कर दे, अदरवाइज मियर वर्ड्स जो है कभी भी असॉल्ट कभी भी कमिट नहीं करने वाले। ये इंपॉर्टेंट कहां पे हो जाता है, आगे चल के ना हम दो ऑफेंसेस पढ़ेंगे, एक होता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ फीमेल, एक होता है इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ फीमेल। वहां पे भी यही चीज हम पढ़ेंगे। इंसल्टिंग मतलब किसी की जो मर्यादा है मॉडेस्टी फीमेल की, आप उसको अब्यूज कर रहे हो, गाली निकाल रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आप उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट कर रहे हो। वहां पे मियर वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, मियर वर्ड्स जो है वहां पे इंक्लूडेड होंगे, बट यहाँ पे मियर वर्ड्स जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों को आपस में, ये पेपर में एक बार ही नहीं बार बार पूछा जाता है। आप समझना, मैंने जितना भी अब आपको करवाया आज का टॉपिक, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगाया इस वाले में, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हो गया असॉल्ट। असॉल्ट की इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑफेंसेज है उसकी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ोगे, एमसीक्यूज भी ट्राई कीजिए और इलस्ट्रेशंस भी पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए, ये पनिशमेंट दिया हुआ है, पनिशमेंट तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बस याद रख लेना पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन प्रोवोकेशन। प्रोवोक, अब ये तो हर ऑफेंस में चलता है ना, मर्डर की पनिशमेंट दिया हुआ है, बट अगर मर्डर में मैं प्रोवोकेशन के साथ, मतलब मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ था फिर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, पनिशमेंट कम हो जाती है, लाइबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि दैट विल बी कल्पेबल होमिसाइड। हर्ट में भी ऐसे ही पढ़ा हमने, हर्ट में भी ऐसे ही पढ़ा, सेक्शन क्या था 122, याद रखना है उसको। 122 का सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, प्रोवोकेशन सिंपल हर्ट के लिए, और सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी है, मैं बिना प्रोवोकेशन के अगर किसी को असॉल्ट कर रहा हूं, बिना प्रोवोकेशन को किसी को अगर मैं ये कर रहा हूं, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा हूं, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। और प्रोवोकेशन के लिए वो सेम लिखा हुआ है जो हमने कहा पढ़ा हुआ है, 101 के फर्स्ट एक्सेप्शन के नीचे पड़ा हुआ है, तीनों वो पढ़े थे ना, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। वो कहता है इनमें प्रोवोकेशन नहीं मानी जाएगी, अदरवाइज प्रोवोकेशन होती है ग्रेव एंड सडन, बट इन केसेस में प्रोवोकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, असॉल्ट पब्लिक, ये इसकी ग्रीवियस फॉर्म्स आ गई, मतलब ग्रेव ऑफेंसेस आ गए। जैसे हमने हर ऑफेंस में यही तो पढ़ा है, जैसे कल हम अगर ग्रीवियस हर्ट या हर्ट पढ़ रहे थे, उसमें ये पढ़ा कि डेंजरस वेपन है तो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किया तो क्या होगा, वो वही चीजें आगे यहाँ पे बात कर रहा है। हेडिंग देख लीजिए, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। वहां पे क्या था, ग्रीवियस हर्ट, हर्ट अगर हमने कर दिया पब्लिक सर्वेंट को। ऐसे ही असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट, वो सारी ग्रेव फॉर्म है। बस आगे चलते हैं, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कर पाओगे इतनी याद, जरूरत भी नहीं है, आएगा भी नहीं पेपर में। आगे चलिए, इनकेस आ गया तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा किस चीज से, कि मैंने कहाँ पढ़ा है इसकी पनिशमेंट, 131 में पढ़ा है, तो उससे आगे वाला ही तो सेक्शन होगा। कहां तक है लास्ट सेक्शन, 136 तक है। 136 के आगे तो वैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, जिसका सेक्शन आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। कौन सा है, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, 4 ऑफेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। 137 बात कर रहा है किडनैपिंग की।
अभी हम कौन से सेक्टर में बैठे हुए हैं? 37 में बैठे हुए हैं। मैंने 36 तो नहीं बोल दिया इससे पहले? हम 37 में बैठे हुए हैं, तो ये कौन सा सेक्शन है? 137, किडनैपिंग। रिलेट कर लेना, याद रह जाएगा, क्योंकि नए सेक्शंस हैं, अदरवाइज हम भूल जाएंगे उस चीज़ को। है बहुत इंपॉर्टेंट। किडनैपिंग और एब्डक्शन, पहले दो ऑफेंसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना, 137 में सिर्फ आपको ये बता रहा है किडनैपिंग। पहले होता था इसका 359, 360, 361, ये सीक्वेंस में दिए हुए थे सेक्शन आईपीसी के। अभी क्या कह रहा है? सब सेक्शन 1 में क्या आपको बता रहा है? किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स। प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। पहला किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। दो तरह की किडनैपिंग होती है। पहला, हम किडनैपिंग इंडिया से कर रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं उस बच्चे को? बियॉन्ड इंडिया, बाहर लेके जा रहे हैं। और दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो किडनैपिंग का ऑफेंस यहां पे आपको दिया हुआ है, ये ऑफेंस क्यों बनाया गया है? बिकॉज जब हम किसी को किडनैप करते हैं तो वो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होती है किसके साथ? सामने वाले की लॉफुल गार्डियनशिप के साथ। एक चीज ध्यान से सुनना, जो मैं दो चीजें बताने लगा हूं अभी आपको। किडनैपिंग इज अ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट किसके ऊपर? किसी पर्सन की लॉफुल गार्डियनशिप के ऊपर। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब ये सपोज कीजिए ये बच्चा है, ये बच्चा गार्डियनशिप में किसकी है? सपोज अपने पेरेंट्स की। जब इस बच्चे को हम उठा के ले गए बिना इसके पेरेंट्स से पूछे हुए, तो इन्फ्रिंज हो रहा है पेरेंट्स का राइट। यहाँ पे पेरेंट्स के पास एक राइट है कि बच्चे की लॉफुल गार्डियनशिप उनके पास है, लॉफुल कस्टडी उस बच्चे की उनके पास है। हम डायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं उस पेरेंट्स के उस राइट्स के साथ। ये क्लियर हुआ कि क्यों यहां पे दिया गया है? बट इस ऑफेंस का जो ऑब्जेक्ट है, मैं अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इन्फ्रिंजमेंट वो पेरेंट्स की लॉफुल गार्डियनशिप के साथ कर रहा है, बट इसका ऑब्जेक्ट है इस बच्चे की प्रोटेक्शन। जिसकी किडनैपिंग हो रही है उसकी प्रोटेक्शन करना, और दोनों में डिफरेंस है। बच्चे की प्रोटेक्शन इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे दिया है। ये ऑफेंस बेसिकली क्यों है? क्योंकि आप इन्फ्रिंज कर रहे हो किसी का लॉफुल राइट। ये चीज क्लियर हुआ आपको? अब ध्यान से समझना, दो तरह के ऑफेंसेस हैं, मतलब दो टाइप्स हैं इसकी, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया फर्स्ट आपको दिया हुआ है, यहां लिख लेना है हेडिंग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। क्या लिखा है? हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। कन्वे का मतलब क्या होता है? ले जाना। हुएवर कन्वेज एनी पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे। एनी पर्सन में पर्सन कौन होता है? पर्सन ऑफ एनी एज। माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। बच्चा तो नहीं लिखा, चाइल्ड तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। इट मीन्स कि जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो रही है दैट कैन बी ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब ऑफ एनी एज। मैं 10 साल के बच्चे को इंडिया से बाहर ले गया, दैट इज किडनैपिंग। मैं 50 साल के, बच्चा तो नहीं रहा, जो भी बना, अंकल को इंडिया से बाहर ले गया बिना कंसेंट के उनकी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? किडनैपिंग। अब ये मत सोचना कि किडनैपिंग हमेशा बच्चों की होती है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बच्चों की भी हो सकती है, वो बड़ों की भी हो सकती है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की लिमिट से हमें बाहर लेके जाना है, विदाउट द कंसेंट, बिना कंसेंट के लेके जाना है। अब आप अगर उसकी कंसेंट, कोई मेजर है, वो अंकल मेजर थे 50 इयर्स के, आप बोलते हैं उनको चलो मैं घुमा के लाता हूं आपको XYZ कंट्री में, और वो कहते चलो चलते हैं, तो कंसेंट के साथ जा रहे हैं ना, वो किडनैपिंग नहीं होगी। विदाउट द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो विदाउट द कंसेंट, उनकी कंसेंट के बिना। किसकी कंसेंट के बिना? ध्यान से समझना, ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन की कंसेंट तब मैटर करेगी जब वो पर्सन क्या है? मेजर है। मेजर है या फिर साउंड माइंड का है, तब कह रहा है ऑफ दैट पर्सन, उसकी कंसेंट लेके जानी पड़ेगी। नहीं लिया तो यहां पे कवर हो जाएगा। और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट। ये जो बच्चे होते हैं वो अपनी कंसेंट नहीं दे पाते, 18 साल से छोटे बच्चे नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम पढ़ते होते हैं। और जो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो वो तो कंसेंट दे भी देंगे तो इट विल बी नो कंसेंट। तो इस केसेस में मुझे कंसेंट किससे लेनी पड़ेगी? उनके गार्डियन से लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वो दो लिख रहा है यहाँ पे, वो कहता है हम बिना कंसेंट के, उस पर्सन की बिना कंसेंट के बाहर उसको ले गए, ये मेजर के लिए यूज कर रहा है, ये बच्चों के लिए और अनसाउंड माइंड के लिए यूज कर रहा है कि यहाँ पे उनकी कंसेंट हो भी तो फर्क नहीं पड़ता, इट इज इक्वल टू नो कंसेंट, कि उनके पेरेंट्स की, वो पर्सन ऑथराइज हुए, उनके गार्डियंस की कंसेंट के बिना हम उनको इंडिया से बाहर ले गए।
ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है कि एक तो याद रख लेना, ऑफ एनी एज, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबकी किडनैपिंग हो सकती है फ्रॉम इंडिया। कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है, बिना कन्वीनियंस के नहीं, हमें कन्वे करना पड़ेगा उसको दूसरी कंट्री, ठीक है, बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसके गार्डियन की कंसेंट के, तब बनेगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना बता दिया इतना ही पूछा जाएगा, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, दिस वन, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको करवाते हुए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 361 भी याद रख लेना आईपीसी का, 137 का बी तो याद ही रह जाएगा आपको, है ना। इसमें देखिए क्या कहता है, whoever takes or entices, whoever takes or entices। यहाँ पे मैं आपको 2-3 जजमेंट्स करवाऊंगा, लैंडमार्क वाली आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें से एक जजमेंट है टीडी वडगामा, टीडी वडगामा का केस है वर्सेस, स्टेट लिख लीजिए अभी, गुजराती है, टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें सिर्फ मैं एक चीज बता रहा हूं, उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना। दिस, भले यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, और, यानी कि अगर टेकिंग हो या फिर एंटाइसमेंट हो, दोनों में से एक भी चीज हो तो कवर हो जाएगा। बट वो कहता है कि दीज टू टर्म्स, टेकिंग और एंटाइसिंग, आर मीन टू बी रेड टुगेदर। हमें इसको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। दीज टू टर्म्स आर मीन टू बी रेड टुगेदर, लिख लेना, यहाँ पे एरो बना के लिख लेना। These two terms are meant to be read together, ब्रैकेट्स में लिख लेना, टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इसके ऊपर। ये केस क्या है उसके ऊपर भी डिटेल में आऊंगा, बट पहले समझिए इसको क्या है। टेकिंग का मतलब क्या होता है, टेकिंग का मतलब है फिजिकल टेकिंग की बात कर रहा है, सीजर की बात कर रहा है। किसी बच्चे को आप लेके जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स के साथ लेके जा रहे हो, किसी बच्चे को लेके जा रहे हो यानी कि टेकिंग कर रहे हो उसकी, तो हम उसको यहां पे कवर कर रहे हैं। टेकिंग मतलब फिजिकली उसको लेके जा रहे हो। यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझना, एंटाइसमेंट का मतलब क्या होता है, सम सॉर्ट ऑफ एल्यूरमेंट। हम उसको इंड्यूसमेंट, लालच दे रहे हैं। लालच किसी भी तरह का हो सकता है, फूड का हो सकता है, क्लबिंग का हो सकता है, लग्जरी का हो सकता है, किसी भी तरह का हम उसको लालच दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं एंटाइसमेंट। टेकिंग मतलब फिजिकली और एंटाइसमेंट, दे बोथ आर मीन टू बी रेड टुगेदर। हम इकट्ठा पढ़ेंगे, क्यों इकट्ठा पढ़ेंगे, केस के फैक्ट्स बताऊंगा तब क्लियर हो जाएंगे। अभी उसको होल्ड पे डाल रहे हैं। पहले देखिए, whoever takes or entices any child, अब यहां पे आ गया है एनी चाइल्ड, और चाइल्ड कौन होता है, बिलो 18। यहां पे अभी ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। रीजन क्या है, जब हम आईपीसी पढ़ा करते थे पहले, वहां पे फीमेल के लिए तो कितनी एज दिया हुआ था, यहाँ पे 18 ही दिया हुआ था, बट मेल के लिए दिया हुआ था 16 एज। यानी कि अगर 17 ईयर्स ओल्ड मेल बॉय को आप ले जाते हो, उठाकर टेकिंग कर रहे हो, एंटाइसमेंट कर रहे हो, वो किडनैपिंग नहीं हुआ करता था। किडनैपिंग नहीं हुआ करता था मतलब क्योंकि वो 16 साल से ऊपर हो गया। गार्डियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की बात कर रहा हूँ, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वगैरह में तो कवर होगा ही, अभी हम विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वो नहीं हुआ करता था, लिख लेना यहाँ पे, अंडर आईपीसी एज क्या थी, फीमेल के केस में 18 और मेल के केस में यानी कि बॉय के केस में 16। ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा आपसे। अभी दोनों के केस में कितनी हो गई है, 18 हो गई है। वापस से पढ़िए, whoever takes or entices any child or any person of unsound mind। तो ये मत सोचना किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप 18 साल से ऊपर वाले की हो नहीं सकती है, बिल्कुल हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। यानी कि ये किडनैपिंग बता रहा है किसकी, जो पर्सन इनकॉम्पिटेंट होते हैं। इनकॉम्पिटेंट मतलब समझ नहीं पाते हैं चीजों को, भले ही वो माइनर है और भले ही वो अनसाउंड माइंड का क्यों नहीं है। अब ध्यान से समझना, आउट ऑफ द कीपिंग, ये इकट्ठा है। आप टेकिंग कर रहे हो, फिजिकली लेके जा रहे हो, एंटाइसमेंट के साथ हो सकता है, किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी अनसाउंड माइंड के पर्सन को आउट ऑफ द कीपिंग, किसी की कीपिंग से, कीपिंग का मतलब है आउट ऑफ द कीपिंग से, जब मैं किसी की लेके जा रहा हूं, किसकी, ऑफ लॉफुल गार्डियन, ऑफ लॉफुल गार्डियन। यहां पे लॉफुल गार्डियन लिखा हुआ है, लीगल गार्डियन नहीं लिखा हुआ है। जो टर्म लॉफुल गार्डियन है वो एक वाइडर टर्म है। लॉफुल गार्डियन जो है वो एक वाइडर टर्म है। बच्चा हमेशा देखो अपने पेरेंट्स की लॉफुल गार्डियनशिप में तो है ही है। अब सपोज कीजिए एक पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं,
कुछ दिन के लिए या परमानेंटली। बच्चे का वीज़ा नहीं लगा, उन्होंने बच्चे को मामा के घर छोड़ दिया। अब उसकी जो लॉफुल गार्डियन हो जाएंगे वो उसके कौन हो जाएंगे? मामा जी। लीगल गार्डियन तो तब होगा ना जब कोर्ट वगैरह अपॉइंट कर रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं हम यहाँ नहीं कह रहे कि कोर्ट की इंटरफेरेंस है या नहीं है। जो कोई भी बच्चे की कस्टडी में, मतलब बच्चा जिसकी भी कस्टडी में है, वो हो जाएगा उसका लॉफुल गार्डियन। अब एक चीज और याद रखना कि अगर वो बच्चा, अभी सपोज कीजिए उसके पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर, वो बच्चा घर में है, तो वो बच्चा किनकी लॉफुल गार्डियनशिप में है? अपने पेरेंट्स की। अब वो बच्चा बाहर घूमने जा रखा है, स्कूल जा रखा है, तभी भी अपने पेरेंट्स की कंस्ट्रक्टिवली। जब तक इनकी गार्डियनशिप चल रही है, तो ये मत सोचना कि जब बच्चा घर में है तभी उनकी गार्डियनशिप में है। वो कंस्ट्रक्टिवली डीम्ड माना जाएगा कि अभी भी वो उनकी लॉफुल गार्डियनशिप में है। ठीक है, तो अब जब इस लॉफुल गार्डियनशिप से हम आउट ऑफ द कीपिंग उस बच्चे को ले जाएंगे, तो हमने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया किसका? लॉफुल गार्डियनशिप का। और हमने ऑफेंस कमिट कर दिया किसका? किडनैपिंग का। अभी ध्यान से देखना, लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन। बिना कंसेंट के लेके जा रहे हैं। अगर गार्डियन की कंसेंट ले लिया फिर ये किडनैपिंग नहीं होगा, फिर ये किडनैपिंग नहीं होगा। आप किसी के घर में गए, बोला कि बच्चा 16 साल का बच्चा, आपने बोला कि इनको भेज दो मेरे साथ, मैं बस बाहर तक जा रहा हूँ और हम आ जाएंगे वापस 2 घंटे में। उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया आपके साथ, तो यहाँ तो विद कंसेंट जा रहे हो ना, तब तो किडनैपिंग नहीं होने वाला। विदाउट कंसेंट, किसकी कंसेंट? बच्चे की कंसेंट मैटर नहीं करती है क्योंकि वो तो बच्चा है, माइनर है। अनसाउंड पर्सन की कंसेंट नहीं मैटर करती क्योंकि वो तो कंसेंट दे ही नहीं सकता। कंसेंट मैटर करती है किसकी? लॉफुल गार्डियंस की। बिना उनकी कंसेंट के जब आप लेके जा रहे हो, तब आपने ऑफेंस कमिट कर दिया किस चीज का? किडनैपिंग का। यहां तक क्लियर हुआ? अब इंग्रेडिएंट्स देखिए वन बाय वन। पहला, whoever takes or entices any child of or any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardianship without consent। 5 एसेंशियल याद रख लेना, पूछ लिया जाएगा आपसे। पांचों की पांचों एसेंशियल्स याद रख लेना, पूछ ली जाती है आपसे बार बार। अब आपको इसमें 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी बिना कंसेंट के। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं लॉफुल गार्डियनशिप, ध्यान से समझना इसको। अगर वो बच्चा किसी की गार्डियनशिप में नहीं है, सपोज कीजिए एक ऑर्फन बच्चा है, क्या ऑर्फन बच्चा किसी की गार्डियनशिप में है? देखो, अगर तो वो किसी ऑर्फनेज में है तब तो वो ऑर्फनेज की गार्डियनशिप में है ना, जो भी उसको मेंटेन कर रहा है। बट मान के चलिए अदरवाइज वो ऑर्फन बच्चा है, किसी ऑर्फनेज में भी नहीं है, तो क्या उसकी लॉफुल गार्डियनशिप अभी किसी के पास है? मान के चलते कोई रिलेटिव नहीं है, उसको कुछ नहीं है, तो यहाँ पे उसकी अगर आप किडनैपिंग कर लेते हो तो वो किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा। मतलब वो किडनैपिंग में किस लिए नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं था। अदर ऑफेंसेस बन जाएंगे बट किडनैपिंग वो नहीं हो पाएगा। किडनैपिंग के लिए लॉफुल गार्डियनशिप में होना जरूरी है। और ध्यान से सुनना इस चीज को, एक बारी अगर वो लॉफुल गार्डियनशिप टर्मिनेट हो गई है, बच्चा घर से भाग गया, होते हैं बच्चे, बच्चा 16 साल का था, 17 साल का था, घर से भाग गया बिना पेरेंट्स को बताए, किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। घर से जब भागा तो उसको कोई पसंद आ गया, वो कहता है चल मेरे साथ। यहाँ पे जो लेके जा रहा है उसको, बच्चे को, वो गार्डियनशिप जो बच्चा था ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका है वहां पे वो। और जब ऑलरेडी टर्मिनेटेड है गार्डियनशिप, तो फिर आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे किडनैपिंग नहीं हो पाएगी। यानी कि जब एक बारी लॉफुल गार्डियनशिप टर्मिनेट हो जाती है, फिर वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास लैंडमार्क केस है, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ फास्ट में। वैसे तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 4-5 क्लासेस भी इसमें कम है, बट अभी कंक्लूड भी करना है हमें 10 मिनट में। केस का नाम है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास लिखवा दूंगा मैं, तीनों चारों केसेस जो भी हैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक टीडी वडगामा पढ़ लिया, एस वरदराजन पढ़ लिया, एक हम राजा राम वाला केस पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तीनों केसेस, 3 ही केसेस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे, बट तीनों लैंडमार्क हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये एस वरदराजन वाले केस में क्या होता है? इस केस में जो बच्ची होती है उसके घर में ना कोई आ रहा होता है, एक पर्सन होता है, उस बच्ची को उससे अट्रैक्शन हो जाती है। 17 साल की 16 साल की बच्ची रही होगी, मतलब 18 से कम है मान के चल रहे हैं, वही 17 ईयर्स की, तो उसको उससे अट्रैक्शन हो गई जो उसके घर में आ रहा था बार बार। अब उसके फादर को ये चीज पता लग जाती है,
अब उसके फादर को ये चीज़ पसंद भी नहीं आती है, और बीइंग अ स्ट्रिक्ट फादर वो क्या सोचता है, वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, इस बच्ची को इसके मामा के घर छोड़ आता हूँ, और जब ये थोड़े दिन वहाँ पे रहेगी अपने मामा के घर पे, तब क्या होगा, तब ये कनेक्शन अपने आप ही टूट जाएगा ना दोनों का। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, 60s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, हुआ भी करते होंगे तो फिर वो ऐसे एकदम से तो हर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं रहती होगी, तो चिट्ठी से ही कम्युनिकेशन किया जाता था उस समय। मामा का घर दूर, अब वो वहीं रह गया, कम्युनिकेशन कुछ हो नहीं पाएगा आपस में, तो उसने बोला थोड़े दिन दूर रखूंगा तो अपने आप डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। पर वो बच्ची क्या करती है, अपने मामा के घर से एक चिट्ठी लिखती है, या अदरवाइज उसको इन्फॉर्म करती है, उस पर्सन को क्या इन्फॉर्म करती है कि आप मुझे अगले दिन इस पर्टिकुलर जगह पे मिलना। सपोज एक एक जगह है, ये सड़क के किनारे एक ब्रिज है, नीचे अच्छी सी नहर बह रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो कहती है मुझे वहां पे मिलना आप अगले दिन। उसने मैसेज वहां तक कन्वे कर दिया, लड़का कहता है ठीक है मैं वहां आ जाऊंगा। अब लड़का वहां पे पहुंच जाता है अगले दिन, वो वेट कर रहा है लड़की की वहां पे, लड़की अभी नहीं आई है, तो ये इस पुल कहते हैं इसको, वो गाना भी बना हुआ है ना, सानू नहर वाले पुल थे बुला के साडा माही किथे रह गया, वैसे वो लड़की ने गाया, यहाँ पे लड़का वो गाना गा रहा है कि वो आई तो है नहीं, मुझे तो बुला लिया और मैं वेट करे जा रहा हूँ। थोड़ी देर में जब वो गाना उस तक पहुंचता है, दिल की आवाज पहुंच गई उस तक, और वो लड़की भी वहां पे आ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि हाँ ये लड़के ने उसको, वो हाँ बुलाया किसने था उसको वहां पे, लड़की ने, लड़के ने नहीं बुलाया उसको, वो लड़का वेट कर रहा है कि अब वो आएगी क्योंकि बुलाया था उसने, और ये आके उसको प्लान बताती कि मैं तो घर से भाग आई हूँ और हम यहाँ से चलते हैं। लड़का एग्री कर जाता है कि चल मेरे साथ जहाँ तुझे चलना है, घूमते हैं थोड़े दिन और फिर बाद में पकड़े जाते हैं, और फिर मुकदमा चलता है किडनैपिंग का। तो क्या ये किडनैपिंग होगी या नहीं होगी? कोर्ट कहता है कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ किडनैपिंग। रीजन क्या है? किडनैपिंग के लिए सारे इंग्रेडिएंट जो है वो फुलफिल होने चाहिए, बट इस वाली सिचुएशन में वो जो बच्ची थी वो लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं है। बच्ची जो थी वो लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं है, वो भाग के आ चुकी है घर से, और उस भागने के पीछे ध्यान से सुनना, उसने जब उस लॉफुल गार्डियनशिप को छोड़ा, एक्यूज्ड का उसमें कोई भी एक्टिव रोल नहीं था उसकी इंटेंशन फॉर्म करने के लिए। अगर एक्यूज ने उसको कहा होता ना पहले, या इसने चिट्ठी लिखी होती कि तू वहां मिली हो मुझे, या फिर सोचो इसने चिट्ठी भी नहीं लिखी, बट जब ये पहले मिलते थे, जब वो लड़की अपने फादर के घर में थी, तब उसने उसको कहा होता कि मैं तो तुझे भगा के ले जाऊंगा, मैं तो तुझे पाल लूंगा, मैं तुझे हर वो लग्जरी प्रोवाइड करूंगा। यानी कि तब आप उसको एल्यूरमेंट कर रहे हो, इंटाइसमेंट कर रहे हो। ऐसा कुछ एविडेंस था नहीं कि एक्यूज ने कोई एल्यूरमेंट उससे पहले किया हुआ है। इसने अपनी मर्जी से लॉफुल गार्डियनशिप को टर्मिनेट किया। जब अपनी मर्जी से कर रहे तो नाउ आप किसी की गार्डियनशिप में हो नहीं हो, आपने टर्मिनेट किया है। भले ही उसने बाद में बोला कि चल हम चलते हैं, बट उस समय तक आप गार्डियनशिप को छोड़ चुके थे, और यहाँ पे एक्यूज्ड के पार्ट पे कोई भी टेकिंग और एंटाइसमेंट नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि नॉट लाइबल, गिल्टी यहाँ पे नहीं होने वाला। ऐसा ही केस आता है टीडी वडगामा वाला, उसके ऊपर आ रहे हैं हम। मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ, ये फैक्ट्स बेस्ड भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। टीडी वडगामा में क्या होता है, पार्कर पेन केस भी कहते हैं इसको, टीडी वडगामा वाले को। एक बच्ची होती है, उसकी फैमिली से एक लड़का जो यहाँ पे मेल है, मेजर होता है, उसका बहुत ज़्यादा फैमिली टर्म्स बढ़ जाते हैं, आना जाना घर में लगा रहता है, इतना बढ़ जाता है कि वो जो लड़का है अमीर होता है, अपनी गाड़ी में उनके पेरेंट्स को और उस बच्ची को घुमा रहे हैं, वो जा रहा है घुमाने, इसी तरह से घुमाते हुए एक दिन उनको ट्रिप पे ले जाता है, आबू, क्या नाम है, माउंट आबू, माउंट आबू ले जाता है, और वहाँ पे उस लड़के का और वो जो उनकी बच्ची थी, पेरेंट्स की जो बच्ची है, उनका ऑलरेडी कुछ कनेक्शन बैठ चुका होता है पहले से ही। और उसकी जो मदर होती है, और ये लड़का उससे पहले क्या कर रहा है, महंगे महंगे गिफ्ट देता है उसको, लाइक पार्कर पेन और अदरवाइज ये सारी चीज़ें दे रहा है। यहाँ पे इसकी मदर जो है लड़की की, इन दोनों को रूम में कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ लेती है, देख लेती है, और जिसपे उसके पेरेंट्स बहुत नाराज होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्ची को प्रोहिबिट कर देते हैं, मना कर देते हैं, डांट भी लगती है उसको, घर जाके उसको मना कर देते हैं कि अब तू इससे नहीं मिलेगी। बट उसके बाद भी वो लड़की उसको चिट्ठियां लिखती होती है कि मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं, ये है वो है, और बदले में वो भी चिट्ठियां उसको लिख रहा है कि तू टेंशन ना ले, जब तक मैं हूं मैं तुझे रख लूंगा, मैं तुझे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा कि मतलब तेरे पेरेंट्स ने भी नहीं की होगी। तो आप देखो ना, यहाँ पे वो बच्ची है, इनकॉम्पिटेंट है, समझ नहीं सकती, आप उसके अल्योरमेंट कर रहे हो, एंटाइसमेंट कर रहे हो उस वजह से, क्योंकि उसने बोला कि मैं रख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, टेंशन ना ले जब तक मैं हूं,
तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो अब वो बच्ची माइंड मेकअप करती है उसकी वजह से, क्योंकि उसकी सपोर्ट में वो बाहर खड़ा है, वो एल्योरमेंट, वो एक्टिव रोल उसने वहां पे प्ले कर दिया, और वो वहां पे भाग जाती है, घर से भाग के उसके पास पहुंच जाती है, और वो कहता है कि ठीक है चल तू मेरे पास रह। और वो एज अ क्या करते हैं, एक चिट्ठी लिख देते हैं एसपी वगैरह को कि इसके पेरेंट्स, इसको लड़की लिख रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूँ। कोर्ट बाद में पकड़े जाते हैं, कोर्ट में केस चलता है, तो वो दिखाते हैं कि देखो चिट्ठी भी लिखी थी, पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं इसलिए लड़की भाग के गई है। तो कोर्ट कहता है नहीं नहीं नहीं, इसलिए लड़की भाग के नहीं गई है, आपने जो उसको सपने दिखाए हैं ना, वो चिट्ठियां सारी सामने आ जाती है, उसका माइंड उससे वहां पे बना है, यानी कि आपका एक एक्टिव रोल है किसमें, फॉर्मिंग इंटेंशन ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो बच्ची है उसकी इंटेंशन, घर से जाने की जो इंटेंशन है वो फॉर्म करने में आपका एक्टिव रोल है। और अगर आपका एक्टिव रोल है तो आपने ये फुलफिल कर दिया, यू विल बी लाइबल, वहां पे लाइबल कर दिया जाता है। कहानी क्लियर? तो 2 केसेस हमने पढ़ लिए। ऐसा ही तीसरा केस है राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला। उसमें क्या बताऊं फास्ट फास्ट, या रहनु बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? नाम याद रख लेना, राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, कहानियां ही सुनते रहेंगे नहीं तो हम। आपको बस ये मैंने डिफरेंस बताना था, वो याद रख लेना। 3 केसेस हो गए हमारे पास, तीनों लिखवा दूंगा अभी, भले ही मत लिखिए आप। यहाँ पे 5 एसेंशियल्स हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की, 5 की 5 याद रख लेना। एक्सप्लेनेशन देखिए, द वर्ड लॉफुल गार्डियनशिप, गार्डियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी। एनी पर्सन की बात कर रहा है, उसके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द लॉफुल केयर एंड कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और अदर पर्सन, वो लॉफुल गार्डियन हो जाएंगे। एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट, बट इसमें याद रख लेना एक्सेप्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखिए। द क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू, यानी कि ये वाला जो क्लॉज है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, एक्सटेंड नहीं होगा टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड क्या होता है? इलेजिटिमेट का मतलब है कि सपोज ये एक मेल है और एक ये फीमेल है, इनके ऊपर इनके आपस में इनकी शादी नहीं हो रखी है, और बिना शादी के ये एक बच्चा हो जाता है, सपोज कीजिए दिस चाइल्ड। ये बच्चा, इसकी मदर तो सर्टेन ही होगी ना कि इस फीमेल का बच्चा है वो, इसकी पेटर्निटी कभी कंफर्म नहीं हो सकती है। शादी जो है वो हम मान के चलते हैं, वो एक प्रिजम्पशन भी है और एक प्रूफ भी है कि ये इनका लेजिटिमेट बच्चा है। बट जब शादी के बिना कोई बच्चा हो जाता है तो उसको कहते हैं इलेजिटिमेट बच्चा। इसकी मदर तो हमेशा जो है वो पता रहेगा कि हाँ ये है, क्योंकि मदर ने वूम में रखा और उसको जन्म दिया। बट फादर, उल्टा कर दिया, ये फादर है, इसका मदर तो कंफर्म रहेगी बट फादर कभी भी सर्टेन नहीं हो पाएगा। बट उस फादर को पता रहता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, और वो फादर गुड फेथ में बिलीव कर रहा है, गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है ये मेरा बच्चा है। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करता है, और हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, उसको लगता है इसकी लॉफुल कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, या फिर किसी को लगता है कि गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि इसकी लॉफुल कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर अ इमोरल और अनलॉफुल पर्पसेस। अगर इमोरल और अनलॉफुल पर्पसेस के लिए कर रहे हो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर किसी को ये लग रहा है कि ये इलेजिटिमेट बच्चा, मैं इसका फादर हूं, और वो उसको ले जाता है उसकी मदर की कस्टडी से, तो आप यहां पे इसको एक्सेप्शन में रख रहे हो, वो किडनैपिंग नहीं बनेगा फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। याद रख लेना बस किसकी बात हो रही है, इलेजिटिमेट बच्चे की। लेजिटिमेट कवर नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेजिटिमेट का तो वो ऑटोमेटिकली गार्डियन है, लेजिटिमेट तो अदरवाइज वो गार्डियन है, कभी किडनैपिंग हो ही नहीं सकता। ये इलेजिटिमेट की बात कर रहा है सिर्फ यहाँ पे, और इलेजिटिमेट की बात हो रहा है। इसकी एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन हो गया कि अगर भले ही वो इलेजिटिमेट बच्चे का फादर है बट गुड फेथ में नहीं लेके जा रहा, उसको किस तरह से लेके जा रहा है, इमोरल और अनलॉफुल पर्पसेस के लिए, फिर बन जाएगा किडनैपिंग। ठीक है, बट वो प्रूफ की बात है कि आप ये चीजें प्रूफ कर पाओ। किडनैपिंग की ना पनिशमेंट देखना, ये इसलिए दिखा रहा हूं, मैंने इतना इंपॉर्टेंस किसी और को दिया नहीं होगा। हुएवर किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया और लॉफुल गार्डियनशिप शेल बी punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 7 साल की पनिशमेंट है। इंटरव्यू जुडिशरी में पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा हुआ है एक बारी कि एक ऐसा ऑफेंस बताइए, ये ऑफेंस 7 साल के होने के बाद भी जेएमआई से इसका ट्रायल करेगा और ये ऑफेंस फिर भी बेलेबल है। ये भी याद रख लेना, किडनैपिंग का ऑफेंस बेलेबल है। इन जर्नल जो 3 साल से ऊपर के ऑफेंसेस हो जाते हैं उसको वो नॉन बेलेबल में डाल देते होते हैं इन जर्नल, बट ये बेलेबल ऑफेंस है। और जेएमआईसी ट्रायल कर रहा है इस ऑफेंस का। जेएमआईसी जो पनिशमेंट वगैरह दे सकता है वो मैक्सिमम कितनी दे सकता है,
3 साल तक की, 3 साल तक की, बट फिर भी 7 साल वाले ऑफेंस की भी वो ट्रायल कर रहा है, पनिशमेंट नहीं दे पाएगा 7 साल की। उसके लिए सीआरपीसी में देखेंगे बीएनएसएस में क्या प्रोसीजर है, बट अभी के लिए याद रखो कि ये एक ऐसा ऑफेंस है, किडनैपिंग इतना बड़ा ऑफेंस हो जाने के बाद भी बेलेबल है। ठीक है, आगे देखिए। एबडक्शन, एबडक्शन 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 में 2-3 चीजें याद, किडनैपिंग का एक चीज याद रख लेना, किडनैपिंग जो है वो एक तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, मेंजरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और किडनैपिंग जो है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूटी में होता रहता है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस क्या हुआ? जो कॉन्टिन्यूटी में होता रह रहा है। किडनैपिंग कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस इसलिए नहीं है कि जब एक बारी आपने बच्चे को किडनैप कर लिया तो लॉफुल गार्डियनशिप जो है वो टर्मिनेट हो गई है, अब बच्चा लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं है। तो अगर आगे सामने वाला कोई भी तीसरा पर्सन उसको आपकी कस्टडी से किडनैप करता है या आप किसी को हैंडओवर कर रहे हो तो वो किडनैपिंग नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉफुल गार्डियनशिप टर्मिनेट हो चुकी है। इट मीन्स कि किडनैपिंग जो है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। किडनैपिंग के ऊपर लिख लेना 137 में 2 चीजें लिखिए, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा लिख लेना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मेंजरिया नॉट रिक्वायर्ड, हमें प्रूव ही करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है किडनैपिंग के केस में। ठीक है, एबडक्शन, एबडक्शन 138 याद रहेगा क्योंकि 37 के बाद 38। एबडक्शन में लिखना इट इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एबडक्शन इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। ब्रैकेट्स में साथ में और लिख लेना बट एबडक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल। अब जैसे किडनैपिंग करने पे पनिशमेंट दिया हुआ है ना, एबडक्शन इटसेल्फ पनिशेबल नहीं है, उसके लिए फर्दर कुछ ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, किसी पर्पस के लिए होना चाहिए एबडक्शन, तब जाके वो पनिशेबल होगा। आगे डिटेल में आपको समझ आएगा, अभी के लिए बस इतना लिख के रख लीजिए। एबडक्शन होता क्या पहले समझिए। whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. Simple. Any person मतलब whoever compels any person का मतलब क्या हुआ? माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, सब आ गए। एबडक्शन सबकी हो सकती है यहाँ पे, बट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप इन जनरल तो बच्चे की होती है या फिर अनसाउंड माइंड की, है ना। देखिए यहाँ पे whoever by force, एबडक्शन में फोर्स हो रही है यूज। फोर्स क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने, फोर्स क्या होता है? सीसेशन ऑफ मोशन, वो सारी तीनों चीजें आ गई। तो यहां पे हम कह रहे हैं फोर्स का यूज होना जरूरी है। किडनैपिंग में फोर्स नहीं होती है यूज। किडनैपिंग में सामने वाला अपनी मर्जी से वो चीजों को कर रहा है। वो बच्ची जब घर से भाग रही है, आपके भले ही इल्यूरमेंट के कारण से भाग रही है, बट वो अपनी मर्जी से तो जा रही है, आपने फोर्स थोड़ा ना यूज किया है वहां पे। जैसे ही फोर्स का मतलब है हमने उठाया उसको गाड़ी में डाल दिया, दिस इज फोर्स। तो जैसे ही मैं फोर्स यूज कर रहा हूं, या और बाय एनी डिसीटफुल मींस, मैं किसी डिसीटफुल मीन से इंड्यूस कर रहा हूं उस बच्चे को, वहां पे भी इंड्यूसमेंट दिया हुआ था। एंटाइसमेंट इज बेसिकली इंड्यूसमेंट, बट यहां पे इंड्यूसमेंट मैं किसी मिस रिप्रेजेंटेशन से कर रहा हूं। मेरी प्लानिंग है पहले से कि मैं ऐसे इंड्यूस कर रहा हूं उसको कि मैं गलत, मतलब जो चीज एक्चुअल में सही नहीं है मैं उसको डिसीट कर रहा हूं। डिसीट हमने पढ़ा था ना, जो चीज गलत है मैं उसको वो चीजें दिखा रहा हूं। मैं उसको दिखा रहा हूं मैं बहुत अमीर हूं, बट एक्चुअल में मैं हूं नहीं ऐसा, जिसके कारण से मैं उसकी एल्यूरमेंट वगैरह कर रहा हूं। तो यहां पे याद रखना, या तो फोर्स होगी या फिर डिसीटफुल मीन्स होंगे। इस फोर्स को या डिसीटफुल मीन्स को यूज करके किसी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को अगर कोई लेके जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एबडक्शन हो जाएगा। कई बार सपोज कीजिए बच्चे गली में खेल रहे हैं, एक 10 साल के बच्चे को 2 लोग आते हैं, उठाते हैं और गाड़ी में डाल देते हैं, तो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट किडनैपिंग। ये किडनैपिंग नहीं है। इन जनरल हमें लगता है किडनैपिंग, दिस इज एबडक्शन। न्यूज़पेपर का भी इंग्लिश का अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा होता है 10 years बॉय इज एबडक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, किडनैप्ड नहीं लिखा होगा वहां पे। इन जनरल हमें लगता है कि अरे बच्चा है तो किडनैपिंग हुई है, फोर्स यूज की गई है, उठा के लेके गए हो तो वो किडनैपिंग नहीं हुआ, वो तो एबडक्शन हुआ। किडनैपिंग के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, वो हमने पढ़ लिए 5 के 5। अब देखिए, एबडक्शन की कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आपने किसी को एबडक्ट कर भी लिया ना बच्चे को, उसकी एज सच पनिशमेंट नहीं है, बट एबडक्शन प्लस अगर हम ये चीजों के लिए एबडक्शन कर रहे हैं तब पनिशमेंट होगा। किडनैपिंग में भी ये ग्रेव पनिशमेंट्स हो गई, किडनैपिंग इन जनरल पनिशमेंट दे दिया, किडनैपिंग इन जनरल दे दिया, और ये जो केसेस है किडनैपिंग ग्रेव ऑफेंस जब हो जाएगा, ग्रेविटी के साथ उसकी पनिशमेंट।
एबडक्शन इन जनरल कोई पनिशमेंट नहीं है, बट अगर साथ में ये चीज हो रही है तो एबडक्शन पनिशेबल। क्या लिखा है देखिए, किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग। अगर हम किसी बच्चे को बेगिंग वगैरह करवाने के लिए किडनैपिंग कर रहे हैं या मेमिंग कर रहे हैं, वो एक ऑफेंस यहाँ पे बना दिया इन्होंने, ठीक है, बेगिंग वगैरह के पर्पस के लिए। आगे देखिए, मैं फाइन वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वो स्पेशल केसेस दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या लिखा है, किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रेंसम। वो जो बच्चे को उठा के लेके गए थे, आप फिरौती मांग रहे हो, रेंसम मांग रहे हो वहां पे, या मारने के लिए उठा लिया, तब वो एबडक्शन पनिशेबल है, अदरवाइज पनिशेबल नहीं है। और किडनैपिंग अगर इस चीज के साथ की है, पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, फिर इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये अलग ऑफेंस है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे पहले ये देख लो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, wrongfully concealing और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एबडक्टेड पर्सन। वो जो किडनैप्ड पर्सन था या एबडक्टेड पर्सन था, मैंने उसकी कन्फाइनमेंट कर दिया, कंसीलमेंट कर दिया, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये देखना पहले 141 है और इंपॉर्टेंट है ये, 141 पे स्टार बना लेना। 366 बी अपने बेयर पे लिख लेना, किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एबडक्शन केस लिख लेना, अभय जिन्ना वर्सेस स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, अभय जिन्ना वर्सेस स्टेट, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए, अभय जिन्ना वर्सेस JENA, जिन्ना वर्सेस स्टेट, कुछ भी लिख लीजिए, अभय जिन्ना वर्सेस स्टेट, अभी के लिए तो बस नाम याद रखिए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, हम बाहर की कंट्री से किसी गर्ल को या फिर बॉय को इंपोर्ट करवा रहे हैं। इंपोर्ट करवा रहे हैं किस पर्पस के लिए, ध्यान से देखना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये हरे वाला देख रहे हो, ग्रीन वाला, मैंने क्या बोला था आपको, ऑनलाइन वाले बच्चों को ये भी ग्रीन नजर आ रहा होगा, बट लाइट ग्रीन है, ये येलो, बट ये जो डार्क में नजर आ रहा है ग्रीन, इसका मतलब क्या हुआ, नया लेके आए हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ गर्ल होती थी, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अभी क्या है, बॉय अंडर द एज ऑफ, गर्ल तो है ही है, ध्यान से देखना, whoever imports into India from any country outside India, any girl under the age of 21 years but boy under the age of 18 years। आपने बाहर की कंट्री से किसी बॉय को इंपोर्ट कर लिया, 18 साल से छोटा बॉय, गर्ल को इंपोर्ट कर लिया 21 साल से, 21 ईयर्स से छोटी एज, याद रख लेना टिप्स पे। हाँ, पहले था, अभी नहीं, अभी तो वो फिर आ गया ना, रिकॉन्सिलिएशन। विद द इंटेंट दैट सच गर्ल और बॉय मे बी और नोइंग इट लाइकली दैट गर्ल और बॉय विल बी फोर्स्ड और seduced टू illicit intercourse with another person। फोर्स्ड और seduced टू illicit intercourse with अदर पर्सन, यानी कि सेक्सुअली उसकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो बेसिकली, इंपोर्ट करके किसी भी कंट्री से, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। आपने उसको इलिसिट उसमें इंडल्ज कर दिया, उसके लिए अलग ऑफेंस बनेगा। हम सिर्फ यहाँ पे इंपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर दिया सिर्फ इस पर्पस के लिए, तो यहाँ लाइबिलिटी बन जाएगी। पूछा जाएगा आपसे, ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, बॉय भी आ रहा है, गर्ल भी आ रही है, गर्ल कितनी 21 वाली, बॉय कितना 18 से छोटा, याद रख लेना। सेक्शन नंबर 141 याद रहेगा आपको, और यहाँ पे 366 बी हुआ करता था आईपीसी का, ठीक है। आगे आइए, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन 370 आईपीसी में हुआ करता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं आता ये, बट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 143 ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पढ़े हैं ना हमने, ऐसे वाला कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, किस तरह से ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, ध्यान से देखना। तस्करी, ट्रैफिकिंग क्या होता है, तस्करी करना, किस तरह से, हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट्स, हार्बर्स, ट्रांसफर्स और रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन्स। वो कहता है आपने एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस के लिए किसी को रिक्रूट कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया, हार्बर कर लिया, या ये सब कर लिया, किस पर्पस से, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, किसी भी पर्सन को, ऑफ एनी एज, कोई एज मेंशन नहीं है यहाँ पे। यूजिंग थ्रेड्स, कैसे किया उसको आपने प्रिक्योर, मतलब कैसे उसको आपने रिक्रूट किया, ट्रांसपोर्ट किया,
थ्रेट यूज करके, यानी कि जबरदस्ती कि आप आइए और आपको ये करना पड़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी, वहां पे ट्रैफिकिंग हो रही है। यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्जन, फोर्स या फिर किसी और फॉर्म ऑफ कोर्जन से आप उसको कर रहे हो, उसको धमका रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो तुझे आना पड़ेगा। फिर आ गया वो बाय एबडक्शन, एबडक्ट कर लिया, एबडक्शन अभी हमने पढ़ा। बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, उसके ऊपर वो देखा ना, कई बार हम क्या करते होते हैं, आपने मूवीज वगैरह देखा होगा, यहाँ से बाहर भेज दिया, बोला कि लग्जरी मिलेगी, ऐसी ऐसी जॉब मिलेगी, और बाहर जाके उनसे वो कुछ मतलब कुछ भी नहीं मिलता होता है ना। तो ऐसे ही अगर आपने इंडिया में ये चीज कर दिया, किसी पर्सन को इसलिए रिक्रूट किया और साथ में फ्रॉड करके और डिसेप्शन करके, पर्पस क्या था उसकी, एक्सप्लॉयटेशन करना, बाय एब्यूज ऑफ पावर, और बाय एब्यूज ऑफ पावर आपने रिक्रूटमेंट वगैरह कर लिया, और बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स, आप किसी को पैसा दे रहे हो, किसी के पेरेंट्स को पैसा दे दिया कि ये बच्चे को यहाँ भेज दो, ठीक है, या फिर उस पर्सन को ही दे दिया पैसा, बट पर्पस क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्ट, हार्बर, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड, तो उस पर्सन ने क्या कर दिया है, ऑफेंस कर दिया यहाँ पे ट्रैफिकिंग का। बस ये वो ऊपर जो लिखे हुए ना, ट्रांसपोर्ट, हार्बर, ये रिक्रूटमेंट, उसको एक बार आंखों के नीचे से निकाल लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं था इतना, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता है, सिंपल पूछेगा, बताइए ट्रैफिकिंग कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, दोनों आईपीसी का भी और बीएनएस का याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन शेल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, practices similar to slavery, servitude, beggary और forced removal of organ। बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है एक्सप्लॉयटेशन, ये मत सोचना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे कवर हो रही है, याद रख लेना, पेपर में पूछ लिया जाएगा। कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लेनेशन 1 में किया हुआ है, मीनिंग क्या है वो पूरा याद रख लेना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इमटेरियल इन डिटरमाइनिंग द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। विक्टिम अपनी मर्जी से आया है, भले ही मेजर क्यों नहीं है, मेजर ही क्यों नहीं है, बट आपने उसके रिक्रूटमेंट कैसे की है, वो जो ऊपर लिखा हुआ था, आपने पेमेंट दे दिया उसको और वो अपनी मर्जी से आ रहा है, बट अब आप उसकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्ट ही वही था, यहाँ पे लाइबल हो जाओगे। तो कंसेंट उसकी मैटर नहीं करेगी इस ऑफेंस के लिए, वो अपनी मर्जी से आ रहा है या फिर आप उसको फोर्सफुली लेके आ रहे हो, दोनों सिचुएशन में ऑफेंस बन जाएगा। अगर आपका पर्पस एक्सप्लॉयटेशन था और आपने इस चलते हुए उसकी रिक्रूटमेंट किया, ट्रांसपोर्ट किया, रिसीव किया, वो सारी चीजें किया, तो फिर वो ऑफेंस बन जाएगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एक्सप्लॉयटेशन करना। ये इसकी पनिशमेंट्स है, वो हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में क्योंकि ग्रेव, इतना याद रख लेना 370 आईपीसी का हुआ करता था और हमारे पास 343 हो गया बीएनएस का। सेक्शन याद रख लेना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, वहां पे ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन कह रहा है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। अब आपने उस पर्पसेस के लिए, देखो डिफरेंस क्या है, पहले आपने सिर्फ ट्रैफिकिंग किया, आपका ऑब्जेक्ट था कि मुझे इसकी एक्सप्लॉयटेशन करनी है, अब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो बेसिकली आप, ठीक है, उस चीज की बात हो रही है। भले ही छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर वाला सेक्शन याद रखना। हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, हैबिचुअल डीलिंग मतलब जो हैबिचुअली स्लेव्स में डीलिंग कर रहा है, सेक्शन नंबर याद रख लेना, बीच में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सेक्शन नंबर याद रख लेना 145 371, छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, बट फिर भी सेक्शन नंबर मैं रेकमेंड करूंगा याद कर लेना, जो हैबिचुअली डीलिंग कर रहा है स्लेव में, इसमें ऑप्शन नहीं है, सेक्शन नंबर याद रखना ही पड़ेगा। 146 374 किस चीज का है, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, अनलॉफुली कंपल्सरी लेबर, मीनिंग वगैरह छोड़िए, नहीं पूछा जाएगा, अगर मैक्सिमम इसमें से कुछ पूछा जाता है तो वो आपसे पूछा जाएगा क्या, सेक्शन नंबर 146, कैसे याद रहेगा, लास्ट सेक्शन है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हमने पूरा कर लिया। अभी हम नया शुरू कर रहे हैं, कौन से, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल एंड चिल्ड्रन, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल एंड चिल्ड्रन है, अभी तो टाइम, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना, 146 तक। 100 से लेके सारे सेक्शंस याद रहने वाले नहीं हैं, बट इतना याद रख लेना 100 से लेके 146 ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, और बीच में अगर कुछ पूछ लिया तो देख लेना ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड पूछ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रीवियस हर्ट 118 तक तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, फिर मैंने 122 भी पढ़ा हुआ है क्योंकि वो प्रोवोकेशन वाला है, तो उसके बीच की कहानी पूछ रहा होगा अगर सेक्शन ऐसा वैसा कुछ पूछ लिया, तो ऐसे में आपको आंसर करना होगा रादर देन कि मैं एक एक को फिर क्रैम करूं। अभी इसके बाद आ जाइए 63 में, 63 में आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम है तो वैसे ये भी ऑफेंसेस अगेंस्ट क्या है,
बॉडी ही है, बट क्योंकि ये बॉडी के जो ऑफेंसेस है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स किसके हो रहे हैं, फीमेल के हो रहे हैं, वुमेन के हो रहे हैं, या फिर बच्चों के हो रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। सॉरी 63 63 63 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस ऑफ रेप दिया हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंसेस की अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। चैप्टर कौन सा है, 5। चैप्टर 6 पढ़ रहे थे अभी हम, या चैप्टर नंबर याद रखना पड़ेगा। चैप्टर 6 जो है मेरे पास, चैप्टर 6 जो है मेरे पास वो 100 से लेके 146 तक कवर हो रहा है। किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी की। तो इससे पहले वाला ही हुआ ना, चैप्टर 5 हो गया इससे पहले। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो 63 से लेके, ये लास्ट सेक्शन क्या है 100, 100 से पहले वाला यानी कि 99। जो चैप्टर 5 है ऑब्वियसली उससे पहले वाला है ना, तो 63 से लेके 99 तक डील कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, आपसे पूछ लेगा बताइए कौन से चैप्टर में दिया हुआ है ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल पढ़ रहे हैं, फीमेल में बच्चा भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। रेप को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, याद रख लेना, डिफाइन किया हुआ है, पनिशमेंट नहीं है ये। रेप की डेफिनेशन पहले 375 में हुआ करती थी, पनिशमेंट 376 में हुआ करता था। अभी 63 में है, और 64 में इसकी पनिशमेंट दिया हुआ है। 63 में डेफिनेशन है, 64 में इसकी पनिशमेंट दिया हुआ है। ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मुझे लगता है कि मैं कुछ लिखवा दूं आपको छोटे, इसके बारे में नहीं, जो पढ़ चुके हैं उसका लिखवा देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट है, उसके बाद आपको भी ब्रेक चाहिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करेंगे। बट उससे पहले कुछ लिख लीजिए, वो केसेस वगैरह अगर आपने नहीं लिखे पहले वो लिख लीजिए हेडिंग अपने नोटबुक्स में, या जो भी आपके पास बेयर एक्ट है उसमें ही कहीं लिख लीजिए, अगर सेपरेट नोटबुक नहीं है। हेडिंग बनाना, किडनैपिंग, किडनैपिंग केस लिख लेना, इसमें लैंडमार्क है तो केसेस आपको याद भी रहने चाहिए। एस वरदराजन, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। कौन सा केस है ये, 1965 का, सुप्रीम कोर्ट का। ये वही है जो गाना कौन सा था, सानू नहर वाले पुलते, मतलब फैक्ट्स याद रह जाएंगे इससे आपको, ठीक है। फिर आगे अ, इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड allowing a minor to a company। हमने टेकिंग नहीं की, हम तो सिर्फ अलाउ कर रहे हैं उसको कि आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ चुके हो, मतलब बुला नहीं रहे हैं हम, आप ऑलरेडी आ चुके हो। लॉफुल गार्डियनशिप आपने ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिया, और मेरा उसमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन था नहीं, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। एक्विटल कर दिया यहाँ पे कोर्ट ने, एक्विटेड, कोर्ट एक्विटेड किस ग्राउंड्स पे, नो टेकिंग, नो टेकिंग, नो एक्टिव रोल ऑफ एक्यूज्ड, no active role of accused in forming the intention of victim, in forming the intention of victim, उसके accused का कोई रोल इसमें था नहीं। सेकंड केस लिखना, टी डी वडगामा, टी डी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1973 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ नहीं इसको इक्विट किया, यहाँ तो गिल्टी कर दिया, गिल्टी कर दिया किस बेसिस पे, एक्टिव रोल इन फॉर्मिंग इंटेंशन। एक्यूज का एक्टिव रोल था फॉर्मिंग इंटेंशन में, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स ने पकड़ लिया, बाद में चिट्ठियां एक्सचेंज हो रही थी जिसमें वो लिख रहा था कि मैं हूं, तू टेंशन मत लेना। इसको हम पार्कर पेन केस भी कहते हैं, पार्कर पेन केस। गिफ्ट वगैरह देता था उसको महंगे महंगे। तीसरा केस लिख लेना, राजा राम
वर्सेस, नहीं सॉरी, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम, राजा राम 1973 का ही है सुप्रीम कोर्ट। तीनों केसेस याद रख लेना इसके। फिर नेक्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेप वाला टॉपिक। उसी में भी लिख लो, लगे हाथ जब लिख ही रहे हैं तो, है ना, रेप में लिखना, हेडिंग बना लेना रेप, या फिर बेयर एक्ट में जहाँ पे भी आपके पास जगह है 63 सेक्शन के आसपास में कहीं पे लिख देना। एक मैं आपको बहुत लैंडमार्क केस लिखवा रहा हूँ, इसमें लिखना टू फिंगर टेस्ट, टू फिंगर टेस्ट हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बता रहा हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केस का नाम है लीलू @राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2013 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। इसको वर्जिनिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। किसी विक्टिम, किसी फीमेल के साथ रेप हुआ तो पहले क्या किया करते थे, टू फिंगर टेस्ट। टू फिंगर टेस्ट मतलब इनटू हर वेजाइना डॉक्टर्स फिंगर्स से चेक करेंगे कि क्या ये वर्जिन थी या नहीं थी। तो ये तो गलत है, एक तो वो विक्टिम है, आप डबल एट्रोसिटीज उसके ऊपर कर रहे हो, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लंच वगैरह कर लीजिए अच्छे से।